हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एड्स। आपने सुना होगा एड्स एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। और मैं आपको बताऊं सन 2019 में एड्स पेशेंट की काउंटिंग की गई पूरी दुनिया में, तो हमारा हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है। यानी कि तीसरा बड़ा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा एड्स पेशेंट पाए जाते हैं। पहले नंबर पर यूएस यानी कि अमेरिका है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान शामिल है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एड्स क्या होती है, क्यों ये जानलेवा है, कैसे फैलता है, क्या इसका इलाज है या नहीं। तो ये सारी बातें अपन डिटेलिंग से पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर एड्स के संबंधी सारी बातें इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो देखिए, मेरे साथ पढ़िए एक बार। तो लिख लेते हैं सबसे पहले अपन एड्स। इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है ली गई या अर्जित की गई। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम से संबंधित, यानी कि आपकी प्रतिरक्षा या बीमारियों से लड़ने का जो सिस्टम होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। और इसका जो वायरस है ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका पूरा नाम है। अब ये कैसे आई थी भारत में, तो इसका अपन थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं। सबसे पहले ये एड्स का जन्म कैसे हुआ? तो एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसके जंगलों में कुछ लोग चिंपैंजी का शिकार कर रहे थे। जो चिंपैंजी होता है, बंदर टाइप का एक जीव होता है, उसका शिकार कर रहे थे। तो चिंपैंजी ने उन पर उल्टा हमला कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि चिंपैंजी का जो ब्लड था और वो उस शिकारी का जो ब्लड था उससे मैच हो गया, यानी कि उसमें मिक्स हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ महीनों या कुछ सालों बाद में उस जो वो शिकारी था उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और फिर बाद में वहाँ से एड्स का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी उसको एड्स नहीं कहा गया था क्योंकि उस टाइम विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अमेरिका में कुछ ऐसे लोग थे जिनको गे कहते हैं। गे, तो गे आपको पता है किसे कहते हैं? एक आदमी का आदमी से जो रिश्ता होता है उसको गे कहते हैं, यानी कि मैन टू मैन। तो कुछ गे लोग थे अमेरिका के, जो क्या काम करते थे, जो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते थे आपस में और ड्रग्स लेते थे। तो उनमें ये बीमारी देखने को मिली, यानी कि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया किसी वजह से। तो फिर साइंस ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, जो मेडिकल साइंस था उसने डिस्कवरी जारी रखी। और बाद में फिर इसको इसी नाम से, यानी कि क्योंकि गे में आई थी तो ग्रिड नाम दिया गया सबसे पहले। ग्रिड का मतलब क्या होता है? गे रिलेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी, इसको ये कहा गया, गे रिलेटेड इम्यूनोडिफिशियंसी। सबसे पहले इसको ग्रिड कहा गया। सन 2019 में जो अमेरिका में 82% जो पेशेंट मिले थे उनमें जो ट्रांसफरिंग का जो रीजन था, यानी कि एड्स कैसे फैला, तो उसका सबसे बड़ा रीजन था मैन का मैन से जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उससे ये बीमारी उसमें फैली थी। अब अपन देखते हैं कि एड्स के जो वायरस होता है HIV, इसका क्या प्रोसेस है, ये मतलब क्या इसका लाइफ साइकिल है, क्या करता है ये। तो देखिए, HIV जो होता है ये एक कैटेगरी से आता है जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस का क्या मतलब होता है? देखो, ज्यादातर जो जीव है इस दुनिया में उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवांशिक जो पदार्थ है, जो आनुवांशिक पदार्थ है वो DNA होता है। हमारा या किसी भी जीव का DNA होगा जो आनुवांशिक पदार्थ होगा। लेकिन
ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे कि रेट्रोवायरस जिनको कहा जाता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब होगा क्या, देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि डीएनए से हमारे शरीर में बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर हमारे शरीर में एंजाइम बन जाते हैं। ये प्रोसेस है हमारे शरीर का। लेकिन जो रेट्रोवायरस होता है ये क्या काम करता है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल खुद ही आरएनए है, ये आरएनए से वापस डीएनए बना लेता है किसी दूसरे की बॉडी में जाकर। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। थोड़ा नाम याद रखोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की वजह से ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करता है। देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। ये मान लीजिए कोई एनिमल सेल है, ये ह्यूमन की भी हो सकती है, ये ह्यूमन सेल है मान लो। मैं लिख देता हूं यहाँ पर एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, एक ही बात है, ह्यूमन भी एनिमल कैटेगरी में आता है। एनिमल सेल, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, ये आपको पता है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। अब होगा क्या, एचआईवी जैसे ही आपके एनिमल सेल के कांटेक्ट में आता है, एचआईवी के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो आपको पता है आरएनए है, हमारा डीएनए है, उनका आरएनए है, और इसकी जो कोट होती है, ऊपर का कवर होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन कोट कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जैसे ही इसके संपर्क में आएगा यहां पर, तो ये क्या काम करेगा, प्रोटीन जो कोट है वो टूट जाएगी और ये आरएनए इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ये एंटर कर गया। तो ये वायरल आरएनए है, यानी कि वायरस का आरएनए। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें एक प्रोसेस पाया जाता है जिसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि अब ये इसका डीएनए बन गया। इसको वायरल डीएनए लिख सकते हैं, वायरल डीएनए। और ये वायरल डीएनए आपके न्यूक्लियस में एंटर करके और आपके डीएनए से जुड़ जाता है। ठीक है। अब वायरस का जो डीएनए है वो आपके डीएनए में आ गया, तो ये वायरल जो डीएनए है ये और वायरस प्रोड्यूस करेगा दुनिया भर के। इनको वायरस फैक्ट्री भी बोलते हैं, वायरस फैक्ट्री। और उसके बाद में क्या होगा, ये और जो जितनी भी आपकी बॉडी में सेल होगी उनको इन्फेक्टेड करना शुरू कर देगा, यानी कि संक्रमित करना उनको ये शुरू कर देता। तो ये है रेट्रोवायरस का प्रोसेस। ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बॉडी को पूरी को घेर लेता है। हिंदुस्तान में एड्स कैसे आया, तो सन 1986 की बात है। तमिलनाडु राज्य का चेन्नई जो शहर है उसमें 6 सेक्स वर्कर्स जो होती है, जो सेक्स वर्कर्स जो होती है उनके सैंपल लिए गए ऑटोमेटिकली। तो उनमें से वो 6 के 6 संक्रमित मिली थी, यानी कि एचआईवी पॉजिटिव मिली थी सन 1986 में। और एड्स की पहचान वहाँ से हुई थी। भारत में जो एड्स फैला था वो सन 1986 में आया था सेक्स वर्कर्स के थ्रू चेन्नई में। ठीक। तो देखते हैं कि जो एड्स हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे में किन कारणों से ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए मेरे सामने सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्टिंग, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है तो ये बीमारी फैल जाती है। तो पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो सबसे मेन रीजन है इसका। दूसरा क्या है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी कि जब किसी व्यक्ति को खून चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, तो सबसे पहले उसकी एचआईवी की जांच जरूर कर ली जाए। अगर उसमें एचआईवी होगा तो सामने वाला जो बंदा है वो भी यानी कि इन्फेक्टेड हो जाएगा। या ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे किसी को प्लाज्मा ही चाहिए होता है या किसी को ब्लड प्लेटलेट चाहिए होती है, तो अच्छी तरीके से एचआईवी की जांच उसकी हो जानी चाहिए, तभी ब्लड आपको
देना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा क्या है, बाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज केस ऑफ इंट्रावीनियस ड्रग अब्यूजर। जो इंजेक्शन से जो ड्रग्स लेते हैं जो लोग, यानी कि जो इंजेक्शन लगाते हैं खुद को, तो वो क्या काम करते हैं, एक बार उसी इंजेक्शन को खुद को लगाया, फिर उसी इंजेक्शन को बगल वाले को पकड़ा देते हैं तो वो भी उसी से खुद को लगा लेता है, फिर वो तीसरे को पकड़ा देता है। तो इस तरीके से जो ड्रग्स लेने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी एड्स फैलने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगला जो प्रोसेस है, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि अगर कोई माँ एड्स इन्फेक्टेड है, एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो उसके बच्चे में भी वो बीमारी 100% होगी, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू वो जो बच्चा है वो आप अपनी माँ के ब्लड से ही न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो इसलिए उसके बच्चे को भी 100% वो बीमारी होगी। तो ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से जो एड्स हैं वो, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति से और सर एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से। इसके अलावा और भी कई रीजन्स होते हैं जिनकी जो लोगों में ऐसा लगता है कि इनकी वजह से एड्स हो सकता है, लेकिन उनसे नहीं फैलता। जैसे किस करने से एड्स नहीं फैलता है, क्योंकि एचआईवी जो है वो आदमी की जो लार होती है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो किसिंग से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। किसी आदमी को हक करने से, एड्स पेशेंट को हक करने से, यानी कि उसको गले लगाने से भी एड्स है जो नहीं फैलेगा। इसके अलावा उसके बर्तनों में खाना खाने से या उसके कपड़े पहनने से, इस तरह से भी एड्स नहीं फैलता है। ये बाकी जो मेन रीजन है वो आपके सामने है, इन्हीं रीजन से एड्स है जो वो फैलता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो एड्स होता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आदमी को, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं उसको। तो उस आदमी को सिम्टम्स जो है, सबसे पहले तो होगा कॉमन इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ कॉमन डिजीज अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार छोटी छोटी बीमारियां उसको घेर लेती है। यानी कि उसको जुकाम होता है, जुकाम की दवाई लेने के लिए जाता है तो उसको खांसी हो जाती है, खांसी को ट्रीट करता है तो उसको बुखार हो जाता है। इस तरीके से उसको छोटी छोटी जो सीजनल बीमारियां होती है वो उसको पकड़ कर रखती है, तो इसका मतलब उस आदमी को एड्स है। टीबी उसको होती है, यानी कि लंबा बीमार रहेगा तो उसको टीबी हो जाएगी, फिर कैंसर हो जाता है, निमोनिया भी उसको हो सकता है, और लंबे समय तक उसको बुखार रहता है, इसका मतलब उसको एड्स है। प्रोलोंग डायरिया, यानी लंबे समय तक दस्त रुक ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब एड्स है। कॉन्स्टेंट वेट लॉस, यानी कि बहुत ही तेजी से वजन है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब एड्स है उसको। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यदि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो भी उसको एड्स की समस्या हो सकती है। और अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है तो ये एड्स का प्रमुख रीजन है। और सर दर्द रहता है उसको और वो थका हुआ महसूस करता है, तो ये सारे एड्स के करेक्टर्स है, यानी कि एड्स के सिम्टम्स है। तो इनकी वजह से, इन करेक्टर्स की वजह से आप पहचान सकते हो कि वो एड्स पेशेंट है या नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एड्स है उसकी जांच कैसे की जाती है, क्या तरीके हैं जांच के और ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, डायग्नोसिस जांच आपके सामने है। एलिसा सबसे पहला टेस्ट होता है, एलिसा। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट। इसमें क्या काम करते हैं कि जो एचआईवी के लिए जो एंटीजन मौजूद होता है आपकी बॉडी में, उस एंटीजन की जांच की जाती है इसमें। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता ये जो टेस्ट है एलिसा, लेकिन एलिसा ही सबसे पहले उस आदमी का किया जाता है, यानी कि उस जो एड्स के लिए जो एंटीजन मौजूद है उसकी जांच की जाती है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, एड्स का जो एचआईवी वायरस है अगर वो एक बार बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसमें कम से कम भी 10 से 20 साल लग जाते हैं। यानी कि आज अगर वो वायरस एंटर किया किसी की बॉडी में तो उसके जो सिम्टम्स उसकी शरीर में दिखने शुरू होंगे तो वो 10 से 20 साल बाद में उसमें दिखने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद में वो कंट्रोलिंग नहीं हो पाता है। इसलिए जो सबसे पहले ही अगर नॉर्मल आदमी की भी अगर एचआईवी जांच हो जाए तो वो सबसे अच्छी बात है। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों की जांच की जाती है पेशेंट एचआईवी जो सस्पेक्ट है उसके शरीर में, और अगर ये दोनों एचआईवी के मैच हो जाते हैं तो इसको वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट कहते हैं। ये एलिसा से सस्ता होता है और कन्फर्म टेस्ट है, तो ये आजकल बहुत चल रहा है, इससे भी करा सकते हैं। दूसरा पीसीआर,
पीसीआर हालांकि एक प्रोसेस है जिसमें क्या काम करते हैं, हम डीएनए का कोई टुकड़ा लेते हैं जो बहुत ही छोटा होता है और उसका हम बहुत बड़ा रूप करके देख लेते हैं। तो इसमें भी मेन प्रॉब्लम यही आती है कि एंटर किया तो बहुत साल बाद में पता लगता है। तो छोटा सा जो एंटर हुआ है उसी को बहुत बड़ा करके इसमें देखा जा सकता है, उसके डीएनए या आरएनए को। तो ये पीसीआर प्रोसेस है। ट्रीटमेंट भाई इसका कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट जो है वो है कि जो आपको पता है कि इसका जो वायरस है वो रेट्रोवायरस है। वो रेट्रोवायरस क्या काम करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे ड्रग्स मौजूद हैं मार्केट में, ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो इस प्रोसेस को रोक देते हैं, यानी कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देते कुछ समय के लिए। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लास्ट उसकी मृत्यु ही होती है उस पेशेंट की जो एड्स से पीड़ित है, एचआईवी से जो पीड़ित है। तो ये आपके सामने एड्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एड्स हैं उसके बचाव क्या है, यानी कि उससे कैसे जा सकता है। तो देखिए आपके सामने प्रिवेंशन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम कंडोम यूज करें, इससे भी बचाव हो सकता है। ब्लड शुड बी एचआईवी फ्री, यानी कि जो ब्लड डोनेट करे या ब्लड किसी से ले तो एचआईवी की जांच जरूरी हो, एचआईवी फ्री होना चाहिए ब्लड। बाई मेकिंग पब्लिक अवेयरनेस, और जो लोग है जो पब्लिक है उसमें एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। और ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड यूजिंग इंजेक्शन, यानी कि जो ड्रग्स है उनका उपयोग इंजेक्शन के माध्यम से ना लिया जाए। इन 4-5 तरीकों से एड्स से बचा जा सकता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह पर आपने देखा होगा एक लाइन लिखी होती है, नो एड्स एंड नो एड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नो का मतलब जानिए, एड्स एड्स के बारे में जान लीजिए, एड्स नहीं होगा, यानी कि एड्स किससे होता है उन कारणों को जान लीजिए और उनको मत कीजिए, तो आपको एड्स नहीं होगा। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था आपके सामने एड्स का पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी।